तो मक्ष आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। दोस्तों आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूट्यूब पे हिंदी में वीडियोस अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए मैंने उनको कॉमर्स से रिलेटेड हिंदी में वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। आपको मेरे चैनल पे 11th-12th या बीकॉम की सारे सब्जेक्ट की वीडियोस हिंदी में बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आप मुझसे बनवाना चाहते हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस वीडियो को आपके पास जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा समय गवाए हम इस वीडियो को चालू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साझेदारी संस्था के परिचय, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में कि ये क्या होती है साझेदारी। तो परिचय में हम सबसे पहले बात कर ले साझेदारी के बारे में थोड़ी सी। तो साझेदारी संस्था एक व्यवसाय संगठन है। अगर व्यवसाय संगठन ये वर्ड जैसे ही आप सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए दोस्तों कि व्यवसाय संगठन के प्रकार कितने हैं या कौन से हैं। तो व्यवसाय संगठनों के प्रकार आपने कभी पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो व्यवसाय संगठन में मैं कुछ नाम गिनवा रहा हूँ आपको। एक होता है दोस्तों एकल व्यवसाय, एक होता है साझेदारी, एक होता है सहकारी संस्था, एक होता है संयुक्त हिंदू परिवार, एक होती है कंपनी। ऐसे कुछ नाम आपने सुने होंगे। ये सब हमारे क्या है, व्यवसाय संगठन है। तो इन सब के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको सबसे प्राचीन व्यवसाय संगठन एकल व्यवसाय के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका संबंध साझेदारी से है। एकल व्यवसाय में क्या होता था, एक अकेला व्यक्ति ही व्यवसाय करता था। तो अगर एक अकेला व्यक्ति व्यवसाय करता है तो उसे हम एकल व्यापार कहते हैं या एकल व्यवसाय करते हैं। जब उसके द्वारा ये व्यवसाय किया जा रहा था, उसके कुछ गुण तो थे, साथ साथ उसके कुछ दोष भी थे। गुण कुछ ऐसे थे कि वो खुद सभी काम करता था, लाभ हानि के लिए वो स्वयं उत्तरदायित्व रहता था, प्रबंध एवं सभी कार्य वही करता था। तो उसके कुछ दोष ये थे कि वो अकेला होने की वजह से उसका कार्यक्षेत्र सीमित था, उसके कौशल्य सीमित थे, उसकी पूंजी सीमित थी और उसका जो उत्तरदायित्व था वो असीमित होने के कारण क्या होता था कि वह जोखिम लेना पसंद नहीं करता था। इन्हीं सभी दोषों के कारण नए व्यवसाय संगठन का जन्म हुआ, जिसे हम बोलते हैं साझेदारी। तो साझेदारी व्यवसाय संगठन में होता क्या है, तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर कोई व्यवसाय चालू करते हैं और व्यवसाय में होने वाली लाभ हानि को आपस में बांट लेते हैं, उसे बोला जाता है व्यवसाय साझेदारी संगठन। तो एक बात यहाँ ये साबित हुई कि साझेदारी संस्था की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि जो दोष एकल व्यवसाय में पाए जाते हैं वो दोष साझेदारी दूर करे। जैसे कि वहाँ पूंजी कम थी तो यहाँ दो से ज़्यादा लोग आएंगे तो पूंजी की मात्रा बढ़ जाएंगी। वहाँ प्रबंध अच्छे से नहीं हो पा रहा था, यहाँ दो से ज़्यादा लोगों ने से की वजह से प्रबंध अच्छा होगा। तो यही बातें आपको कुछ डिस्प्ले पे दिखाई दे रही होंगी। तो ये था इसका परिचय। अभी हम आगे बढ़ते हैं साझेदारी के अर्थ के तरफ। तो साझेदारी की अर्थ एवं परिभाषा समझते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में होने वाले लाभ हानि के वो बांटने के लिए तैयार होते हैं तो उसे ही साझेदारी या भागीदारी कहा जाता है। भारत में साझेदारी अधिनियम 1932 है, जिसकी धारा 4 में ये बताया गया है कि साझेदारी क्या है। तो धारा 4 में ये लिखा गया है कि जब दो या अधिक व्यक्ति आपस में किसी व्यवसाय को करने के उद्देश्य से मिलकर लाभ एवं हानि को अर्जित करते हैं और इसे बांटने के लिए सहमत होते हैं तो उसे बोला जाता है साझेदारी संस्था। जब कुछ लोग आपस में मिलकर व्यवसाय करते हैं तो जो लोग व्यवसाय करते हैं आपस में मिलकर तो उन्हें ही बोला जाता है साझेदार, और इन साझेदारों के मिलकर ही बनती है साझेदारी फर्म या साझेदारी संस्था। अगर ए और बी अगर हम उदाहरण ले तो ये दो साझेदार कहलाएंगे और ये मिलकर कोई व्यवसाय करे और उसका नाम रखे ए बी साझेदारी संस्था, तो ये कहलाएंगे दोस्तों साझेदारी संस्था का नाम ए बी। यही चीज़ आपको डिस्प्ले में लिखी दिख रही है। आगे हम बढ़ते हैं।
इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, साझेदारी की विशेषताएं। तो साझेदारी की विशेषताओं की 6 पॉइंट को मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहला पॉइंट है दो या दो से अधिक व्यक्ति, दूसरा पॉइंट है अनुबंध, उसके बाद है व्यवसाय, उसके बाद है पारस्परिक अभिकरण, उसके बाद है लाभ का विभाजन, उसके बाद है साझेदारों का उत्तरदायित्व। तो हम ये सब पॉइंट करने वाले हैं यहाँ पे। तो चालू करते हैं वन बाय वन। दो या दो से अधिक व्यक्ति, आप सभी जानते होंगे अभी कि साझेदारी संस्था को चालू करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है, लेकिन अधिकतम संख्या कितनी है? तो हम पहले ऐसा, या फिर इसके पहले आपने कभी पढ़े होंगे, तो आपको ये पता होगा कि साझेदारी में कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। और कोई सामान्य व्यवसाय है तो 20 और बैंकिंग व्यवसाय तो 10। ये दोस्तों हमारे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखा गया था, लेकिन जब हमारा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 आया, उसके सेक्शन नंबर, ये मतलब धारा 464 में ये लिखा गया कि यहाँ पहले तो ये लिखा गया कि इसकी जो संख्या होंगी वो 100 से अधिक नहीं हो सकती, अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती। पर 2014 में एक अमेंडमेंट आया, एक संशोधन किया गया और इसमें अधिकतम संख्या तय की गई दोस्तों, 50 तय की गई। तो हम अभी बोल सकते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 लोग होते हैं और अधिकतम संख्या कितनी है हमारी, तो 50 है। तो ये किस धारा के अनुसार है? तो हमारे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार अब इसकी अधिकतम संख्या 20 है। हम आगे बढ़ते हैं। अनुबंध या समझौता। साझेदारी 2 लोगों के बीच अनुबंध से निर्माण होती है और इसी अनुबंध के चलते वो लाभ हानि को बांटने के लिए तैयार होते हैं। अगर व्यवसाय को सही ढंग से चलाना है तो अनुबंध का होना ज़रूरी है। यह अनुबंध 2 तरीके का हो सकता है। ये तो हो सकता है ये लिखित हो, या तो हो सकता है ये मौखिक हो, मतलब लिख के दिया गया हो या फिर बोल के किया गया हो। तो कौन सा अनुबंध अच्छा होता है? तो लिखित अनुबंध अच्छा होता है। जो लिखित अनुबंध होता है, लिखित समझौता होता है, उसे हम साझेदारी सल्लेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड इंग्लिश में बोला जाए तो हम इसी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले भी है। वैसे भी हम इसकी विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लिखित समझे को हम कानूनी दशा में हम इसे कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास लिखित सबूत है। इसलिए साझेदारी संस्था में लिखित समझौतों को अधिक महत्व दिया जाता है। आई होप सो कि इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय। जैसे कि हमने बोले कि साझेदारी संस्था में व्यवसाय करने के उद्देश्य से आपस में कुछ लोग मिलते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो पहली बात, साझेदारी में व्यवसाय करने का उद्देश्य होना ज़रूरी है और ये जो व्यवसाय किया जाएगा वो वैधानिक होना चाहिए, मतलब कानून ने उसे स्वीकृति देनी चाहिए। अगर कानून से स्वीकृत नहीं करता तो हम उसे साझेदारी नहीं कहेंगे। अगर मान लीजिए 2 लोग किसी अवैधानिक उद्देश्य से साझेदारी संस्था की स्थापना कर रहे तो साझेदारी नहीं कहलाएंगी। लेकिन अगर 2 लोग, जैसे कि हम मान ले कि किसी ज़मीन को बेचने के लिए आपस में मिल रहे हैं, ज़मीन को बेचने और ख़रीदने के काम के लिए आपस में मिल रहे हैं, तो वो साझेदारी कहलाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास पारस्परिक अभिकरण। साझेदारी में कम से कम 2 लोग होना ज़रूरी है। तो साझेदारी में उन 2 लोगों के बीच एक पारस्परिक संबंध होना चाहिए। तो पारस्परिक अभिकरण में हम उनके 2 किरदारों के बारे में बात करते हैं। साझेदार कभी कभी अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है तो कभी कभी एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो ये कैसे होता है अभिकरण, ये समझिए। जब साझेदारी संस्था में 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं, मान के चलिए राम और श्याम, ये 2 लोग हैं। तो अगर राम किसी और से मिलता है, मतलब आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों से मिलता है, तो वो बताता है कि ये साझेदारी संस्था मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। और जब राम श्याम से मिलता है तो बोलता है कि हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, हम एजेंट है एक दूसरे के। श्याम राम के लिए काम कर रहा है और राम श्याम के लिए काम कर रहा है। मतलब क्या होता है, साझेदारी संस्था में साझेदार दूसरे लोगों को सामने अभिकर्ता बन के रहता है, तो अपनों के बीच, मतलब अपने सभी साझेदारों के बीच एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसी को बोला जाता है पारस्परिक अभिकरण। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा।
आगे हम बढ़ते हैं लाभ का विभाजन। जब हमने साझेदारी संस्था की परिभाषा दी उस समय हमने बोले ही कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर व्यवसाय करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, लाभ का विभाजन होना चाहिए। अब लाभ का विभाजन कितना करना है, तो ये साझेदारी सल्लेख में लिखा रहता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है कि कितना बांटना है, कि इसे 2/4 हिस्सा देना है, 3/4 हिस्सा देना है, 1/2 हिस्सा देना है, कितना हिस्सा देना है वहाँ लिखा रहता है। अगर हिस्सा नहीं रहा तो हम ये मान लेते हैं कि वो उनका हिस्सा क्या होगा, समान होगा। मतलब लाभ का विभाजन उनके निर्धारित अनुपात में किया जाता है और अनुपात नहीं दिए जाने पर हम ये मान लेंगे कि वो अनुपात समान होगा। हम आगे बढ़ते हैं साझेदारों के उत्तरदायित्व की तरफ। तो साझेदारी संस्था में प्रत्येक साझेदार का जो उत्तरदायित्व होता है वो क्या होता है, असीमित होता है। मतलब अगर हम बोले, हम इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते, उसके बाद मैं इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि एक मान लीजिए दो साझेदार है ए और बी, इनकी संपत्तियां है 2000 की और इनकी देयता है 3000 की। मतलब इनको पैसा जो देना है वो देयता कहलाती है इसे 3000 और उनके पास जो पैसा बचा है वो संपत्तियां कहलाएंगी, पास 2000 है इनकी संस्था की। तो अगर हम बोले कि देयता 3000 में से संपत्ति को घटा दे तो 2000, तो बचा 1000। तो 1000 इनको ए और बी इन दोनों साझेदारों को खुद की निजी संपत्ति से देना पड़ेगा। मतलब इनका दायित्व क्या हुआ, असीमित हुआ। मतलब व्यवसाय संगठन में किसी व्यवसाय की संपत्तियां उसकी देयताओं से कम है और उसकी देयताओं का भुगतान करना पड़ेगा और उन देयताओं का भुगतान साझेदारों के या फिर उस व्यवसाय संगठन के लोगों से व्यक्तिगत संपत्ति से लिया जाता है। तो उसे बोला जाता है साझेदारों का दायित्व क्या है, असीमित है। क्योंकि अगर ज़्यादा हानि हुई तो उन्हें अपनी निजी संपत्ति में से उसका भुगतान करना पड़ेगा। और सीमित साझेदारी किसे कहा जाएगा फिर, तो सीमित साझेदारी होंगी जहाँ पे साझेदारों का दायित्व क्या होगा, सीमित होगा। मतलब इतना लॉस हुआ, मतलब जितनी पूंजी लगाई गई होंगी उतना वो पैसा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये सब बातें हमें आगे भी पढ़ने वाले हैं। हम सीमित साझेदारी के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो इसमें हम इतनी बातें ध्यान रखेंगे कि अगर साझेदारी संस्था में कोई हानि होती है तो सभी साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति में से भी उस दायित्व का भुगतान करना पड़ सकता है, क्योंकि सभी साझेदारों का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। आई होप सो क्या ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि ये वीडियो हिंदी में बनी, इसलिए यहाँ पे जो हिंदी टाइपिंग में बहुत दिक्कतें आती, इसलिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो आपको पढ़ने में दिक्कतें आएंगी, पर आप इसे समझने की कोशिश करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे एक्सप्लेनेशन से अपने नोट्स बनाना। अगर आप इस वीडियो को देख के नोट्स बना रहे हो तो मेरे एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ना कि उस रिटन नोट्स को, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि हिंदी टाइप करने में थोड़ी दिक्कतें आती है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए और ये आपके लिए यूज़फुल हो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।